बच्चों रे ऑप्टिक्स, रे और वेव, ये प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास में वेव। ए वेव का लिमिटिंग केस है रे, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में बेटे हम आपको जो इस क्लास में सिखाएंगे ये है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेज चेंजेस their path if they changes the medium. Reason is change in its speed. बच्चों एक नॉर्मल जी ऑब्जर्वेशन आपकी रही होगी कि जब कभी आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पर आप जाते हैं तो आपकी कार्स की स्पीड कम हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के आ जाते हैं। कार्स काफ़ी क्लोज चल रही होती हैं, मतलब 10 की स्पीड में अगर आपके पास में कार्स मूव कर रही हैं, 5 की स्पीड में कार्स आपके साथ मूव करती हैं, तो आपने शायद ही 2 कार्स के बीच में इतना गैप होता है कि उनके बीच में से कोई इंसान निकल सकता हो। लेकिन अगर आप अब इन्हीं कार्स की स्पीड को 10 की जगह 100 किलोमीटर पर आवर कर दोगे, तो अब आप ये देखोगे 2 कार्स के बीच में इतना स्पेस, इतने कम स्पेस पर अगर आप उन कार्स को चलाओगे तो कारों का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस केस में कार्स क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऐसे कुछ आपके पास रे ऑप्टिक्स के अंदर है। आपके पास व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर टू denser medium, its speed increases, denser medium में speed decreases, it moves near to the normal. बच्चों अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाओगे तो लाइट की स्पीड इंक्रीजेस, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटे रेयर से डेंसर में स्पीड कम होगी, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जाओगे, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बच्चों नॉर्मल क्या होता है जरा समझाते हैं। देखो बेटे ये हमारे पास एक सरफेस है जो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम को डिफ्रेंशिएट करती है। बेटे एक लाइट रे आप लेकर आते हो, उस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो। अगर ये आपका रेयर मीडियम है, लाइट की स्पीड है c1, ये है आपका डेंसर मीडियम और यहाँ लाइट की स्पीड c2 कम है, तो लाइट रे मूव करेंगे आपके पास में टूवर्ड्स द नॉर्मल, आपका बेंट हो जाएंगी। तो इस केस में आपका एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर आपके पास में छोटा होगा। तो आप लिखोगे आई बड़ा होगा आपके पास में आर से, मीडियम है रेयर से लेकर आपके पास में डेंसर मीडियम। और इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम होता है कि अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जाओ तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम को स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम से डिवाइड कर दो, और इस रेशियो को बोलते हैं आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटे एक और नाम होता है 1/2 को आप C1/C2 भी कहते हो, और ये आपका साइन आई अपॉन साइन आर के भी इक्वल होता है। इसमें आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये आप जरा याद रखिएगा। देखो बेटे अब अगर आपके पास में एक ऐसी कंपाउंड प्लेट्स ली जाएं, अब हेडिंग आ गया आपका बेटे कंपाउंड प्लेट्स।
तो कंपाउंड प्लेट्स में बेटे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और फिर वापस क्या है आपके पास में फर्स्ट है। यहाँ लाइट की स्पीड है c1, यहाँ c2 है, यहाँ आपके पास c3 है और वापस कितनी है आपकी c1 है। तो बच्चों बात सिंपल है, अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, सेकंड से फर्स्ट थर्ड में जाओगे और थर्ड से अगर आप फर्स्ट में जाओगे तो बेटे क्या होगा, ये होगा c1 अपॉन c2, ये होगा c2 अपॉन c3, ये होगा c3 अपॉन c1। बेटे सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आएगा आपका 1। तो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 1 का आंसर कितना आता है आपके पास में 1 आता है। बेटे अगर 1 म्यू 2 आपका c1 अपॉन c2 है तो 2 म्यू 1 होगा आपका c2 अपॉन c1। तो इसका मतलब 1 म्यू 2 आपके पास में 2 म्यू 1 का उल्टा होता है। तो आपके पास अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, तो जो आपके पास 1 म्यू 2 है, ये जो आपके पास 2 म्यू 3 है, आपके पास ये जो आपका 3 म्यू 1 है, इसको उल्टा करके 1 म्यू 3 लिखना चाहते हो तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन 1 म्यू 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास 1। और यहाँ से अगर आप देखो तो आपका 2 म्यू 3 निकलता है, म्यू 3 अपॉन में कितना होगा आपके पास म्यू 2 होगा। तो हम ये याद रखेंगे कि अगर हम सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में जाते हैं तो थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दोनों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। सपोज करो हमने एयर ले लिया, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंपाउंड प्लेट, देखो बेटे अब कंपाउंड प्लेट के बाद देखो बेटे नेक्स्ट थिंग है हमारी कंपाउंड प्लेट के बाद। देखो बच्चों हम आपको सिखाना चाहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट क्या है। देखो बेटे आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की कोई थिकनेस होगी आपके पास में टी, आपने लाइट रे को इंसिडेंट कराया। लाइट रे बेटे आपके पास आई एंगल पर इंसिडेंट होती है, लाइट रे ने बेंट होना है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ से जब लाइट रे ने बाहर निकलना है तो बच्चों एक बात समझना, लाइट रे अगर स्ट्रेट जाती तो ऐसे जाती, तो अब अगर वापस बाहर निकलेगी तो उसके पैरेलल ही बाहर निकलेगी। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। बेटे ये एंगल अगर आपके पास आर है तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास आर होगा। इसके अंदर एक बहुत छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपने क्लास 10th में सीखी थी। बेटे मैं आई मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की बात करूँगा तो वो होगा मेरा 1 म्यू 2, और अगर मैं आपके पास साइन आर अपॉन साइन ई की बात करूँगा तो वो होगा मेरा 2 म्यू 1, और मेरे को पता है मेरा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 कितना होता है आपके पास में 1 होता है। तो बेटे मेरे पास मेरा साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड में मेरा साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू कितना बन गया 1। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ बच्चों तो मेरा साइन आई और मेरा साइन ई कैसा होता है इक्वल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होती है। देखो बच्चों ये मैंने आपको इसलिए सिखाया कि आपको शायद ये नहीं पता होगा और ये मैं शायद इसमें यूज़ करूँ, ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए था, लेकिन इसका इसके साथ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट लिखने के लिए आता है आपको ये कर नहीं दिखाना। अब क्या करके दिखाना है वो समझाते हैं आपको। देखिए लाइट रे ए पॉइंट पर आपके पास इंसिडेंट होती है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जिसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये कितना आपके पास एम है। आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, लाइट अपने रास्ते से जितना हटती है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। बेटे ये आपके पास एंगल आई है तो आप ये देखोगे कि नॉर्मल और आपके पास ये लाइट रे के बीच में जो एंगल होगा एंगल आई होगा। तो बच्चों ये जो आपके पास एंगल बना ये एंगल आपके पास आई माइनस में कितना होगा आपका स्मॉल आर होगा।
अब बच्चों ये एंगल है आपका आई और माइनस में कितना आपके पास स्मॉल आर। बच्चों हमारे पास एक है ए पॉइंट, एक है एन पॉइंट और एक है हमारे पास बी पॉइंट। तो देखो हमारे पास ये एंगल कितना है 90 डिग्री, हमारे पास ये एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री। अब बच्चों हम लेके चलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमने लिखा इन ट्राइंगल, पहले आपने एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए एन बी। तो ट्राइंगल ए एन बी में हमारे पास साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में बी एन अपॉन 90 के सामने आपकी हाइपोटेनस वो कितनी है आपके पास ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप इस ट्राइंगल को लेके चलोगे तो आप इसके अंदर लेके चलिएगा cos r, तो cos r होगा आपके पास बेस अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, मतलब कितना होगा आपके पास में am और अपॉन में कितना होगा ab। बच्चों एक बार में साइन लगाना है, इसके अंदर आपने cos लगाना है। देखो बेटे आपके पास अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में आएंगे तो यहाँ से फ्रॉम 1 आपके पास ए बी की वैल्यू होती है आपके पास में बी एन अपॉन साइन आई माइनस आर। और फ्रॉम 2 अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू होती है ए एम अपॉन कॉस आर। आप दोनों ए बी की वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए, मतलब बी एन अपॉन साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास ए एम अपॉन कॉस आर। बेटे बी एन वो चीज है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो बी एन इज इक्वल टू ए एम है आपके पास में ग्लास स्लैब की थिकनेस, कितना आपके पास ग्लास स्लैब की थिकनेस है स्मॉल टी। तो आपके पास ए एम की जगह आपने टी पुट किया, ये है आपके पास साइन आई माइनस आर और अपॉन में कितना है कॉस आर। ये हमारे पास बच्चों बी एन निकल कर आ गया। क्लियर है? अच्छा देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों अगला टॉपिक जो हम आपको समझाना चाहते हैं आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। which is related to a concept called apparent depth। बच्चों एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो उसकी रियल डेप्थ अलग होती है और एपरेंट डेप्थ अलग होती है। मतलब जो एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से हमेशा कम होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे और आपको समझाते भी हैं। देखो बेटे सपोज करो आपने एक टैंक कंसीडर करा, इस टैंक की जो रियल डेप्थ है वो आपके पास कुछ ये है आपके पास में एम। और अब यहां से अगर आप देख के चलोगे बेटे ये है आपकी रियल डेप्थ जिसको आपने कैपिटल डी नाम दिया है। बेटे एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, जो ये लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी 0, तो एंगल आर भी कितना होगा आपके पास 0। तो आपके पास लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। आपके पास एक लाइट रे आपका किसी एंगल पर आएगी, आपके पास यहाँ आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट रे ने जाना बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन डेंसर मीडियम से निकलकर रे मीडियम में जाती है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी। और इसलिए आपके पास में जब आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको एक इमेज मिलेगी, इसकी पीछे आपके पास एम की इमेज मिलेगी जिसको आप क्या बोलते हो एम डैश। लाइट थोड़ा सा बेंट हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल और आपके पास एम की इमेज आपको थोड़ा सा ऊपर मिली, कितना आपके पास एम डैश। इस ए एम डैश को ही आप देख पाओगे क्योंकि आपकी जो ह्यूमन आई है, इस ह्यूमन आई पर आपके पास ये दो लाइट रेज आकर इमेज बनाती हैं, कितना एम डैश। अब बच्चों ये जो एंगल है आपके पास अगर आप समझ के चलेंगे, ये एंगल अगर मैं यहाँ से आपके पास नॉर्मल के साथ एंगल इसका आई लेता हूँ तो बेटे ये एंगल भी कितना होगा आई, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटे ये एंगल अगर मैं आपके पास आर लेता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास आर, और ये कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटे इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं बी पॉइंट।
अब बच्चों अगर हम लोग इन ट्राइंगल ए एम बी साइन आई निकालते हैं तो साइन आई होगा हमारा ए बी अपॉन में कैपिटल डी, ए बी अपॉन में कैपिटल डी। अब बेटे कैपिटल डी क्यों लिखा मैंने, चलो मैं इसको पूरा कर समझाता हूँ आपको। 90 के सामने हाइपोटेनस है तो ये होगा आपके पास में बी एम, तो हम इससे पहले बी एम लिख लेते हैं, बाद में इसको बताएंगे कैपिटल डी कैसे बनेगा। ये होगा आपके पास में बी एम। अब अगर आप इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल लिया आपने ए एम डैश बी और यहाँ आपके पास साइन आर लगाते हैं, तो बेटे आप इसे लिखोगे ए बी अपॉन स्मॉल डी, और ये भी बताएंगे क्यों लिखेंगे। लेकिन अभी हम इसको, आपके पास साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने वाली वैल्यू होती है हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे हम इसको एम डैश बी लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 है। देखो फॉर आई अगर आप आई को देखें आपके पास इट्स अपर्चर इज वेरी स्मॉल, आई का जो अपर्चर है इज वेरी स्मॉल, आई का अपर्चर बहुत छोटा होता है, आई बहुत छोटी होती है हमारी। तो ये जो दो लाइट रेज है आपके पास, तो ये जो टू लाइट रेज, तो टू लाइट रेज आर नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर, ये लाइट रेज एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होंगे। When light rays are near to each other आपके पास में, तो हम ये कह सकते हैं A and B are very close, तो A and B are very close। अब बच्चों अगर A और B are very close, तो अगर A और B आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो उस केस में आपके पास बच्चों अगर A एंड B बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो मैं वो डिस्टेंस आपके पास ए एम मेजर करूं, या मैं डिस्टेंस, जो मेरा डिस्टेंस ए एम होगा वो नियरली इक्वल होगा मेरे डिस्टेंस आपके पास में बी एम के, और जो डिस्टेंस मेरा आपके पास में ए एम डैश होगा वो नियरली इक्वल होगा मेरे डिस्टेंस बी एम डैश की। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए देखिए, अब आपके पास में मेन चीज क्या थी कि अगर आप सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाओगे तो ये चीज कहलाती है साइन आई अपॉन में कितना होगा बच्चों साइन आर, तो बेटे 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई। तो बच्चों साइन आई कितना है आपके पास ए बी अपॉन में बी एम, और बी एम को हमने आपको बताया था कि इस बी एम को हम लोग कैपिटल डी लिखेंगे और बी एम डैश को हम लोग स्मॉल डी। ठीक है, तो बेटे ये होगा आपके पास में ए बी अपॉन कैपिटल डी, और ये होगा आपके पास ए बी अपॉन कितना होगा आपके पास स्मॉल डी, जिसको अगर आप बाद में सॉल्व करोगे तो आप इसे ले सकते हो ए बी अपॉन कैपिटल डी के मल्टीप्लाई में स्मॉल डी अपॉन ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो 2 म्यू 1 इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। देखो बेटे, अब आपके पास में ये जो 2 म्यू 1 है ये आपका स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बन गया है। अगर आप इसे 1 अपॉन 1 म्यू 2 लिखोगे तो ये बनेगा स्मॉल डी अपॉन में कितना होगा आपके पास कैपिटल डी, तो मतलब 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कैपिटल डी और अपॉन में कितना होगा आपके पास स्मॉल डी होगा। क्लियर?